चालाक पानीपुरी वाला। ये कहानी पानीपत नाम का एक गांव में हुआ। उस गांव में गणेश अपने दोनों बेटियां शीला और माला के साथ रहता था। माला जो छोटी बहन थी बहुत नादान थी। जब भी उसका पापा गणेश कुछ काम के लिए शहर जाते थे तो कुछ न कुछ लाने के लिए बोलती थी। एक दिन गणेश कुछ जरूरी काम पर शहर जा रहा था। तभी माला ने, पापा, आप शहर से आते वक्त मुझे समोसे, भेलपुरी और पानी पूरी भी लाना। ज़रूर बेटा, मैं सब कुछ लाऊंगा, लेकिन आप दोनों संभाल के रहना। कुछ ज़रूरत पड़े तो चाचा के घर चले जाना। ऐसा गणेश को विदा करते हैं। तभी बड़ी बहन शीला ने बोली, काश इस गांव में भी एक पानी पूरी और चाट का ठेला हो तो हम रोज जाकर मजेदार चाट, पानी पूरी खा सकते थे। उस गांव में कोई भी चाट का ठेला नहीं था, लेकिन अचानक मोहन करके एक नया चाट भंडार खोलता है और वह पूरे गांव में ऐलान करता है कि उसके ठेले पर सारे गांव को मुफ्त में पानी पूरी और चाट खिलाएगा। तभी कुछ लोग उसके ठेले पर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ये क्या है मोहन भैया, मुफ्त में पानी पूरी और चाट, वो भी सारे गांव को? हाँ हाँ चाचा, मुफ्त में खा लो। इस गांव ने मुझे बहुत कुछ दिया है। शहर में बहुत कमाया है व्यापार करके, इसीलिए मेरे गांव आकर मुफ्त में सबको पानी पूरी और चाट खिलाने के लिए सोचा है। अरे वाह मोहन, चाट और पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट हैं, लाजवाब हैं। जल जीरा तो बार बार पीने का मन कर रहा है। ऐसा ये बात सारे गांव में फैल जाती है। शीला और माला भी सुनते हैं। दीदी दीदी, चलो ना, मुफ्त में चाट और पानी पूरी, मजा आएगा। चलो चलो ना, खाते हैं। अरे माला, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ठीक है, पहले तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ऐसा शीला माला को भेजकर असली बात पता लगाने के लिए मोहन के ठेले के पास जाती है, लेकिन उसके ठेले के पीछे एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगी। तभी शीला देखती है कि मोहन पानीपुरी के जल जीरा में कुछ मिला रहा था और हंसते हंसते ऐसा बोला, पागल लोग, इन बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि इस रसायन को पीने से वो लोग बूढ़े होकर उनका सारा यौवन मुझे मिल जाएगा और मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। ये सुनकर शीला घबरा जाती है, लेकिन तुरंत सबके सामने आकर जो कुछ भी मोहन ने बोला वो सबको बोलती है। सारे लोग घबरा जाते हैं। देखो मोहन, अभी के अभी तुमको ये रसायन पीना होगा, नहीं तो सारा गांव मार मार के तुम्हें बाहर निकालेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं पी सकता, मुझे छोड़ दो बहन, मुझे छोड़ दो। लेकिन जब सारे लोग मारने के लिए आगे बढ़े तभी मोहन उसका रसायन पूरा पी लेता है। तुरंत वह एक बुड्ढे की तरह बदल जाता है और नीचे गिर जाता है। सारे लोग शीला की बहादुरी देखकर तालियां बजाते हैं। ऐसा शीला ने सारे गांव के लोगों को बुढ़े होने से बचा लेती है। सत्तू और उसकी पत्नी का गाय का घी बेचने का बहुत बड़ा व्यापार था। धीरे धीरे उनका व्यापार बहुत नुकसान उठा रहा था। लोग उनका घी खरीदते ही नहीं थे, क्योंकि गांव में और भी बहुत से लोगों ने गाय पाल रखी थी। उनका दूध, घी, मक्खन इत्यादि वो बाजार में बेचते थे। हर किसी को हमेशा सत्तू का सामान पसंद नहीं आने लगा। इस बात से सत्तू बहुत परेशान हो गया। एक दिन सत्तू की बेटी जब स्कूल से घर लौटी, पिताजी पिताजी, कल स्कूल की फीस भरनी है, आपको ध्यान है ना? अरे बिटिया, फीस क्या? मुझे तो लगता है आगे मैं तुझे पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, कुछ खिला भी नहीं पाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं ठीक कहता हूँ बिटिया। अरे हमारी 5 गायें हैं,
लेकिन उसके बावजूद मेरा ना तो घी बिक रहा है, न मक्खन, न दूध। अरे पूरे गांव को एक ही व्यापार मिलाना करने के लिए। तभी सत्तू की पत्नी उससे कहती है, ये कैसी बातें आप बच्ची के सामने कर रहे हो? मैं मानती हूँ व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है, लेकिन कोई उपाय निकालो। बच्ची को पढ़ाना लिखाना है कि नहीं? मेघा अपने माता पिता को परेशान देखकर अपने पिता से कहती है, पिताजी, हमें टीचर ने सिखाया है कि व्यापार बढ़ाने के लिए नई नई योजनाओं का होना बहुत आवश्यक है, जो लोगों को लुभाए, जो लोगों को ये बताए कि हम कुछ अलग बेच रहे हैं। घी तो सभी बेचते हैं, आपको कुछ और करना होगा जिससे आकर्षित होकर हमारे पास ग्राहक आए। अरे ऐसा क्या करूं, तू ही बता दे। पिताजी, हमारे पास 5 गाय हैं, क्यों ना हम 4 गाय का रंग अलग अलग रंग से रंग दें? क्या कह रही हो बेटी, गाय का एक ही रंग होता है? अरे रंग बिरंगी गाय कभी देखी है क्या? वही तो कह रही हूँ पिताजी, अगर हम अपनी गाय को सुंदर खूबसूरत रंग से रंग देंगे, उन्हें सुंदर सुंदर पोशाक पहनाएंगे, तो लोगों को हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पंचरंगा घी है। अरे वाह बिटिया, तू तो बड़ी मजेदार बातें करने लगी। मेघा की माँ को मेघा की बातें बहुत अच्छी लगती हैं और वो अपने पति से कहती है, अरे बहुत बढ़िया योजना है, तुम करके तो देखो। सत्तू अपनी बेटी की बात मानकर हर जगह बड़ा बड़ा बोर्ड लगा देता है, पंचरंगी गाय का देसी घी। लोग उस बोर्ड को पढ़ते हैं तो सत्तू के घर गाय का दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। रंग बिरंगी खूबसूरत गाय देखकर हर कोई उनका घी खरीदता है। दिन प्रतिदिन अब सत्तू का घी बाजार में दूर दूर तक जाने लगा। सत्तू का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। यह देखकर एक दिन सत्तू की पत्नी अपने पति से कहती है, अरे वाह, मजा ही आ गया। अभी तो हमने अपनी बिटिया को 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाया है और इतना बड़ा ज्ञान दे गई हमें। देखो, मैं तो कहती हूँ इसकी पढ़ाई बंद मत करो, ये बड़ी होकर बहुत बढ़िया बिजनेस करेगी। क्यों बेटी, बिजनेस ही कहते हैं ना? हाँ अम्मा। हाँ, इस तरह मेघा की समझदारी से न केवल उसने अपने पिता का बिजनेस बढ़ाया, बल्कि अपनी समझदारी के साथ उसने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। तालाब के बीचों बीच एक बहुत बड़ी विशाल मछली रहा करती थी। यूं तो तालाब में बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां रहा करती थी, लेकिन विशाल मछली का आकार हद से ज्यादा बड़ा था। वो अक्सर सोने में ही अपना समय बिताती थी। एक दिन उस तालाब के पास एक मछुआरा और उसकी पत्नी आए। मछुआरे की पत्नी ने उससे कहा, अरे अरे देखो तो सही, इस तालाब में कितनी सारी मछलियाँ हैं। मैं तो कहती हूँ मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेचते हैं, बोलो कैसा रहेगा? हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा उपाय है, चलो शुरू हो जाओ। दोनों पति पत्नी मिलकर अब हर रोज वहाँ से हजारों मछलियाँ लेकर जाते और बाजार में बेचते थे। धीरे धीरे उस छोटे से तालाब की मछलियाँ खत्म होती जा रही थीं। विशाल मछली को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी, लेकिन बाकी मछलियों को इस बात की बहुत चिंता थी। तो सभी मछलियों ने योजना बनाकर बड़ी मछली के पास जाने का फैसला किया। उठो उठो बड़ी मछली उठो, मुसीबत की घड़ी आ गई है। ये तालाब बहुत जल्द बिना मछलियों के हो जाएगा और यहाँ तुम अकेली रह जाओगी। अरे उठो ना। सभी मछलियों के उठाने पर विशाल मछली जाग जाती है। क्यों परेशान कर रही हो? बात क्या है और इतना शोर कैसा? अरे अरे, एक मछुआरे और उसका पति, एक दिन उन दोनों की नजर हमारे तालाब पर क्या गई, वो लोग हर रोज हजारों मछलियाँ हमारे तालाब से ले जाते हैं। क्या कहा? हाँ, और देखो तो सही आसपास कोई सहेली नहीं बची तुम्हारी, सबकी सब वो ले गए और बहुत जल्द हमारा नंबर भी आ जाएगा। तुम कुछ करो, अब जागने का वक्त है, सोने का नहीं। कितने बजे आते हैं सब? बस आते ही होंगे। तो चलो मेरे साथ। विशाल मछली देखने में इतनी विशाल थी कि उसे देखकर हर कोई यूं ही डर जाता था।
विशाल मछली ने मछुआरन और उसके पति के आते ही तालाब से बाहर छलांग लगा दी। यह देखकर दोनों पति पत्नी डर के मारे वहां से भाग गए। अरे अरे अरे, देखो देखो, इतनी विशाल मछली, लगता है ये व्हेल मछली है, ये तो हमें खा जाएगी। अरे भागो, आज के बाद इस तालाब के पास हम नजर भी नहीं आएंगे, जा रहे हैं। विशाल मछली तुरंत उनके जाते ही पानी में वापस लौट आती है और इस बात पर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी मछलियाँ विशाल मछली को धन्यवाद देती हैं। शुक्रिया विशाल मछली, तुम यूं तो सोती बहुत हो, करती कुछ नहीं, लेकिन हो बड़े काम की। आज तुमने हम सबकी जान बचाई है, शुक्रिया। अब ये दोनों लालची पति पत्नी हमारे तालाब की तरफ कभी नहीं आएंगे और हम सुकून से रहेंगे। तो चले? हाँ, मैं तो सोने जा रही हूँ। विशाल मछली फिर से आराम करने के लिए चली जाती है। इलेक्ट्रिक बाइक और बिजली चोर। चंद्र प्रकाश एक बिजली मैकेनिक था। वो शहर के बिजली विभाग में काम किया करता था। वो अपने आप को बहुत ही होशियार समझता था। उसका बेटा चंदू भी अपने पिता की तरह खुद को बहुत होशियार समझता था। चंद्र प्रकाश ने अपना घर गांव के कोने में बनाया हुआ था, क्योंकि वो वहां बिजली चोरी करता था। उसने अपने घर में बिजली का कनेक्शन सिर्फ नाम के लिए लगा रखा था। उसने गांव के कोने में अपने घर के पास बने बिजली के ट्रांसफार्मर से गैर कानूनी ढंग से बिजली लगा रखी थी। उसके घर के सारे उपकरण उसी बिजली से चलते थे। एक दिन जब वो काम से घर वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे विमला, ये एसी क्यों बंद किया है भाई? इतनी गर्मी है, एसी चलाओ। उसकी बात सुनकर उसकी बीवी विमला ने कहा, अरे अगर एसी चलाऊंगी तो बिजली का बिल कौन भरेगा? हाँ, अपनी बीवी की बात सुनकर चंद्र प्रकाश ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी भोली विमला, बिजली के बिल की चिंता तुम मत करो। अरे तुम जानती नहीं, हमारे घर में तो बिजली मुफ्त है, मुफ्त। ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट लाइन लगा रखी है मैंने, जितना मर्जी एसी चलाओ। तभी उसका बेटा चंदू उससे आकर कहता है, पापा पापा, देखो मैंने बैटरी से चलने वाली बाइक बनाई है। अरे वाह बेटा, तू तो मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। देखा विमला, कितना होशियार है हमारा चंदू। अपने पापा की बात सुनकर चंदू ने कहा, हाँ पापा, समझाओ ना माँ को। माँ तो मुझे बैटरी चार्ज करने ही नहीं देती, कहती है बिजली का बहुत बिल आता है। चंदू की बात सुनकर चंद्र प्रकाश ने अपनी बीवी को डांटते हुए कहा, अरे क्यों रोकती हो बच्चे को? इतना होशियार है, बैटरी से चलने वाली बाइक बनाई है, चार्ज करने दो। इसे कौन सा बिजली का बिल भरना है? चला बेटा, मेरे साथ आ, मैं तुझे सिखाता हूँ कि कैसे बैटरी चार्ज करनी है, वो भी बिना पैसे के। चंद्र प्रकाश चंदू को बिजली चोरी करने के तरीके सिखाता है। उसकी बीवी उसे बहुत टोकती है, लेकिन वो नहीं मानता। अब चंद्र प्रकाश की तरह चंदू भी बिजली चोरी करना सीख चुका था। एक दिन चंदू अपने दोस्तों के साथ अपनी बैटरी वाली बाइक लेकर दूसरे गांव गया, जहां पर उसकी बाइक की चार्जिंग खत्म हो गई। तो उसके दोस्त ने उससे कहा, अरे चंदू, अब घर कैसे जाएंगे? अरे दोस्त, तू फिक्र क्यों करता है? अब देखना कैसे मैं खंबे से बैटरी चार्ज करूंगा। मेरे पिताजी ने मुझे बिजली चोरी करना सिखा दिया है। चंदू अपनी बाइक को लेकर गांव के कोने में एक ट्रांसफार्मर के पास चला जाता है और बिजली की तारों का एक सिरा अपनी बाइक में लगाता है। और चार्जिंग करने के लिए जैसे ही वो दूसरा सिरा ट्रांसफार्मर में लगाने लगता है, तभी जोर का झटका लगता है। चंदू दूर जा गिरता है और उसकी सारी बाइक जलकर राख हो जाती है। धमाके की आवाज़ सुनकर गांव के सभी लोग वहां भागे चले आते हैं। चंदू की जान बच जाती है, क्योंकि उसका पैर एक लकड़ी के ऊपर था। गांव वाले उससे पूछते हैं कि उसे बिजली चोरी करना किसने सिखाया। चंदू उन्हें सारी बात बता देता है। सभी गांव वाले इस बात की रिपोर्ट पुलिस में करते हैं और पुलिस चंद्र प्रकाश को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेती है। बिजली विभाग उसे नौकरी से निकाल देता है। अब चंद्र प्रकाश को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है, क्योंकि उसकी गलती के कारण उसके बेटे की जान जा सकती थी। वो कभी जिंदगी में बिजली तो क्या, किसी भी चीज की चोरी ना करने की कसम खा लेता है। जादुई चिकन मशीन।
राम और कमल 2 सगे भाई थे। वो दोनों श्यामपुर गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। उनके पिताजी का अंडों और मुर्गियों का कारोबार था। जैसे ही राम और कमल बड़े हुए वैसे ही उनके माता पिता ने उन दोनों की बड़े धूमधाम से शादी की। राम की बीवी का नाम था कमला और कमल की बीवी का नाम था विमला। राम की बीवी कमला व्यवहार की बहुत अच्छी थी। उसने घर में आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। वो सुबह जल्दी उठकर अपने सास ससुर की सेवा करती, घर का सारा खाना बनाती और कमल और उसकी बीवी के लिए भी खाना बनाया करती थी। लेकिन दूसरी ओर कमल की बीवी विमला बहुत ही सुस्त और चालाक थी। वो बड़ी चालाकी से कोई न कोई बहाना बनाकर घर के काम टाल दिया करती थी। कमला दीदी, जरा मेरे लिए भी खाना बना दो ना, मेरे सर में बहुत दर्द है। हाँ हाँ बिमला, मैं बना देती हूँ। ला, तेरे सर पे बाम मल देती हूँ। इस तरह से कमला ने अपनी सेवा भाव से सभी का दिल जीत लिया था। धीरे धीरे राम और कमला ने मेहनत करके अपने पिता के कारोबार को काफी आगे बढ़ा दिया था। ये देखकर विमला बहुत जलने लगी। एक दिन उसने कमल से कहा, अजी मैं तो कहती हूँ बाबूजी से कहकर हिस्सा बंटवारा करवा लो, नहीं तो भाभी ना पूरा हिस्सा खा जाएगी और हम काम करते रह जाएंगे। कमल अपनी बीवी की बातों में आ जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी बहुत हुआ, मुझे अपने कारोबार में अपना हिस्सा चाहिए। क्या कहते हो बेटा, हिस्सा लोगे? परिवार से अलग रहोगे? हाँ पिताजी, इसमें बुरा ही क्या है? ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। राम कमल के पिताजी घर का बंटवारा करने के लिए दोनों से कहते हैं, लेकिन पिता की बात सुनकर राम कहता है, पिताजी आप ये क्या बात कर रहे हैं? इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कमल को अगर मुर्गियों का कारोबार और एक घर चाहिए तो आप उसे दे दीजिए। मैं और कमला गांव के बाहर वाले मकान में रह लेंगे। शाबाश बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। और अगले ही दिन राम और कमला घर छोड़कर गांव के बाहर वाले मकान में रहने के लिए चले जाते हैं। ये देखकर विमला और कमल बहुत खुश होते हैं। राम और कमला जैसे ही पुराने मकान की सफाई करने लगते हैं तभी कमला को वहाँ एक बोतल मिलती है। कमला जैसे ही उस बोतल की सफाई करके उसका ढक्कन खोलती है तभी उसमें से एक जादुई आत्मा निकलती है। ये देखकर कमला डर जाती है। डरो मत कमला, मुझे एक शैतान जादूगर ने इस बोतल में बंद कर दिया था। तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा कहते ही उस आत्मा ने हवा में हाथ हिलाया और देखते ही देखते वो पुराना मकान एक नए अच्छे मकान में बदल गया और साथ में ही एक बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म भी बन गया, जहाँ पर की मॉडर्न टेक्निक की मशीनें लगी हुई थी और खूब सारे अंडे और मुर्गियां भी थी। ये देखकर कमला बहुत खुश हुई और यहाँ पे विमला और कमल ने अपने बुरे व्यवहार के कारण सारा व्यापार चौपट कर दिया। कमल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने जाकर अपने पिता और अपने बड़े भाई से माफी मांगी और दोनों भाई फिर से इकट्ठे होकर रहने लगे। चंदन एक बहुत अच्छा लड़का था। वो अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहा करता था। शहर में वो पढ़ने के लिए जाया करता था। अचानक उसके पिता का स्वर्गवास हो जाता है और उसकी पढ़ाई छूट जाती है। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ अब हम क्या करेंगे? बेटा अब तुझे अपने पिता की जगह खेती करनी होगी। हमारी इतनी जमीन है, उसका कुछ तो करना होगा, नहीं तो गुजारा कैसे चलेगा मेरे बेटे। और रही बात पढ़ाई की, वो तो तुझे अब शाम के वक्त ही करनी होगी। स्कूल जाना अब लगातार मुश्किल होगा बेटा। कोई बात नहीं माँ, तुम परेशान मत हो। जानती हो माँ, बहुत दिनों से शहर नहीं गया। वहाँ पर हम बहुत ज्यादा टॉफी और चॉकलेट खाते थे। पिताजी कभी कभी मुझे पैसे दिया करते थे, मैं उन्हीं से खरीद कर खाता था। गांव में तो ये सब चीजें मिलती ही नहीं। बेटा ये सारी चीजें तो गांव में नहीं मिलने वाली, ये तो बस शहर में मिलती हैं। हाँ माँ, तुमने ठीक कहा। चंदन अपने पिता के खेत में जाके काम करने लगता है। एक दिन
वो बहुत उदास खेतों के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है। ओहो, पिताजी क्या ये अनाज की खेती करते थे। अनाज की कमी तो गांव में है ही नहीं, हर किसी के पास अनाज है। मुझे तो ऐसा कुछ चाहिए कि मेरे खेतों में चॉकलेट, टॉफी, लॉलीपॉप ये सब की खेती हो और मेरे गांव के दोस्तों को मैं ये सब खिला सकूं। अभी चंदन ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक से ऊपर बैठी एक चिड़िया 2-4 दाने उसकी झोली में गिरा देती है। तुम कौन हो? मैं हूँ जादुई चिड़िया घूमर। तुम्हारे पिता ने मुझे बरसों तक खाना खिलाया है। आज आशीर्वाद के तौर पर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। ये जादुई बीज हैं, इन्हें लगाओगे तो जो चाहोगे उसकी खेती होगी। सच? बहुत बड़ी बात कर दी तुमने, मेरा तो दिल खुश कर दिया। चंदन सभी खेतों में अनाज बोता है, लेकिन एक प्यारे से बड़े से खेत में वो सिर्फ और सिर्फ वही बीज बोता है जो उसे जादुई चिड़िया ने दिए थे, और मन ही मन कामना करता है, बस मैं यही चाहता हूँ कि इस खेत में चॉकलेट की खेती हो। अगले दिन जब चंदन अपने खेतों में वापस लौटा तो उसकी आंखें ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा खेत बिल्कुल चॉकलेट की खेती से भरा पड़ा था। अरे वाह, मजा आ गया। सच में जादुई चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। बांस का ट्रक। चांदपुर में राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता चांदपुर की फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे। राजू बहुत शरारती था, वो हमेशा कुछ ना कुछ खुराफाती हरकत किया करता था। एक बार राजू ने अपने पिताजी को शेविंग करते हुए देखा और वो उनकी शेविंग क्रीम को अपने ब्रश में लगाकर उससे ब्रश करने लगा। जब उसके मुंह से झाग निकलने लगी तो वो रोते रोते अपनी माँ के पास गया। माँ देखो ना मुझे क्या हुआ। राजू की माँ उसके मुंह से झाग निकलते हुए देखकर डर गई। अरे अरे राजू, ये क्या मुसीबत बोल ले ली तूने? ये क्यों झाग निकल रहा है? कुछ बताएगा या यूं ही रोता रहेगा? हाँ, राजू ने जब अपनी माँ को सारी बात बताई तो उसकी माँ ने उसकी खूब डांट लगाई। राजू चांदपुर के स्कूल में पढ़ता था। उसी स्कूल में चंदू नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। इसके पिताजी फैक्ट्री में मैनेजर थे। चंदू दिल का बहुत अच्छा था। वो अपने खिलौने के साथ सभी बच्चों के साथ मिलकर खेला करता था। ये देखकर राजू चंदू से बहुत जलता था। आ गया अपने खिलौने लेकर, अब सभी बच्चों उसके साथ खेलेंगे। पता नहीं किस बात का घमंड दिखाता है यहाँ पर ये चंदू। एक दिन चंदू अपना एक खिलौना बड़ा ट्रक लेकर आया। उसे देखकर सारे बच्चे खुश हो गए और चंदू से ट्रक खेलने के लिए मांगने लगे। चंदू चंदू, हमें भी अपने ट्रक के साथ खेलने दो ना, हमें भी इसमें बिठाओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ हम सब बैठकर इसमें खेलते हैं। और सभी बच्चे मिलजुल कर चंदू के ट्रक के साथ खेलने लगते हैं। लेकिन राजू अपनी आदत के अनुसार उससे चिढ़ गया और कहने लगा, मेरे पास तो इससे भी अच्छा ट्रक है। सभी बच्चों ने राजू से कहा, तो ठीक है, कल अपना ट्रक लेकर आना। राजू ने घर आकर अपनी पुरानी साइकिल पर अपने आंगन में पड़े बांस से एक ट्रक की बॉडी बना ली और उसे अपनी साइकिल पर फिट कर दिया। देखने में तो वो एक बांस का ट्रक लग रहा था, लेकिन वो मजबूत नहीं था। अगले दिन वो उसके अंदर बैठकर सभी बच्चों को दिखाने के लिए ले आया। सभी बच्चों ने राजू की कारीगरी की तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर राजू को घमंड आ गया और उसने चंदू को अपने ट्रक के साथ रेस लगाने के लिए कहा और चंदू और राजू दोनों के ट्रकों की रेस शुरू हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद चंदू का ट्रक आगे निकल गया, लेकिन राजू का बांस का ट्रक उसके साइकिल के ऊपर से खुलकर पूरी तरह बिखर गया और जो बाकी रह गया वो थी चंदू की पुरानी साइकिल। ये देखकर सभी बच्चे हंसने लगे। राजू की हालत देखो, अरे इसका चेहरा तो देखो कैसे लाल हो गया है। सारी मेहनत बर्बाद हो गई राजू। तब चंदू ने राजू को समझाया, राजू, हम सब मिलकर खेलते हैं, तभी तो मैं सारे खिलौने यहाँ सबके लिए लाता हूँ। चलो आओ, तुम भी हमारे साथ खेलो ना। हम सब दोस्त हैं, हमें मिलकर खेलना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए मेरे दोस्त। अब राजू समझ चुका था कि हमें किसी से जलना नहीं चाहिए। एटीएम चोर। चंदू बचपन से ही बस स्टैंड पर भीख मांगता था। थोड़े थोड़े करके उसे अपने खाने के लिए पैसे तो मिल जाते थे, पर अब वह बड़ा हो गया था। वह एक दिन सोचने लगा कि अधिक पैसों को इकट्ठा करने के लिए क्या करे। मेरे पास इतना धन नहीं है
लेकिन मुझे अच्छी अच्छी चीजें खाना और कपड़े पहनने का शौक है। मैं तो सदा लोगों से मांग मांग कर पैसे इकट्ठा ही करता रहता हूँ, पर कभी अपने शौक के लिए 1 रुपया भी नहीं खर्च कर सकता, क्योंकि अगर मैं सूट पहनकर घूमूंगा तो कोई मुझे भीख नहीं देगा। अब तो अपने शौक दबाने की आदत ही हो गई है। चलो गिनकर देखता हूँ आज कितने पैसे हो गए, फिर सोचूंगा क्या करना है। चंदू पैसे गिनना शुरू कर देता है। तभी उसकी नज़र सड़क के उस पार लगे एटीएम मशीन पर जाती है, जहाँ एक आदमी पैसे निकाल रहा था। वह उससे जाकर भीख मांगता है। दे दे बाबू, भूखे को रोटी के लिए 5-10 रुपए दे दे बाबू। अरे तुम्हें भीख मांगते शर्म नहीं आती? हट्टे कट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? अरे बाबू, मुझे क्या समझा रहे हो? आपने भी तो अभी भीख मांगी है इस मशीन से। यह सुनकर वह आदमी हंसने लगता है और उसे समझाता है। अरे भैया, ये तो मेरे अपने जमा किए हुए पैसे हैं। और वह चंदू को एटीएम मशीन और कार्ड के बारे में बताता है। चंदू ने कई दिनों तक एटीएम के बाहर खड़े होकर देखा और सोचा कि इससे पैसे निकालने के लिए क्या करे। फिर उसे एक तरकीब सूझी। आ गया आइडिया आ गया। मैं समझ गया मुझे इससे पैसे कैसे निकालने हैं। फिर वह सभी भिखारियों को इकट्ठा कर कहता है कि उसने बैंक वालों से मिलकर उनके लिए यह एटीएम खोला है, ताकि वे अपने पैसे जमा करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। लो भाई चंदू, मेरे पैसे भी जमा कर दो। हाँ, ये ठीक है। मैं अपने देश की सरकार से भी कहूँगा भिखारियों के लिए हर शहर में एटीएम खोले। कुछ दिनों तक सब अच्छा चला। भिखारी चंदू को पैसे देते, वो एटीएम में जमा करने का दिखावा करता और आवश्यकता पड़ने पर भिखारियों को चंदू पैसे वापस भी कर देता। एक दिन चंदू ने कहा, अरे बाप रे, एटीएम तो खराब हो गया। अरे भाई लोग, जरा मेरी सहायता करो इसे खोलने में। सभी भिखारी चंदू की मदद करने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता चंदू उनसे एटीएम में चोरी करवा रहा है। एटीएम मशीन खोलते ही बैंक और पुलिस स्टेशन में अलार्म बज उठता है और पुलिस वाले आकर सभी भिखारियों को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो भीख मांगते मांगते चोरी करने लगे। चलो सब जेल में, वहां जाकर भीख मांगना। और पुलिस सबको पकड़कर कैद कर देती है। एक समय की बात है, एक गांव में किशोर नाम का मुर्गी वाला रहा करता था। उसके पास बहुत सारी मुर्गियां थी, जिनके अंडे वो बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। लेकिन एक दिन जब किशोर अपनी मुर्गियों के अंडे इकट्ठे कर रहा था, तो वो एक चीज देखकर बड़ा हैरान रह गया। एक बड़ा अंडा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये क्या, इतना बड़ा अंडा? ये तो सबसे अलग है, बहुत अलग दिख रहा है। किशोर अंडे को हैरानी से देखता है और सोचने लगता है कि आखिर इतना बड़ा अंडा किस मुर्गी ने दिया होगा। वो जल्दी जल्दी बाजार गया और सारे बाजार के लोग बड़ा अंडा देखने के लिए वहाँ आए और हर कोई वो बड़े अंडे खरीदना चाहता था। अरे भैया, इतना बड़ा अंडा, मुझे भी एक दे दो। बहन जी, ये बस एक ही है, इन्होंने ले लिया, आपके लिए मैं कल ला दूंगा। अरे भैया, मुझे भी चाहिए। हर कोई किशोर का बड़ा अंडा लेना चाहता था। किशोर ने सबसे ज्यादा दाम पे वो अंडा बेच दिया। अब सभी किशोर को ऐसा अंडा फिर से लाने के लिए ललचाने लगे। भैया, कल ला दोगे ना ऐसा अंडा? मैं इंतजार करूंगा और आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। हाँ। अच्छा, ओहो, अब इन लोगों को वो अंडा कहाँ से ला कर दूं? अगर कल ना दिया तो? और ये मुर्गी कौन है जो इतना बड़ा अंडा दे रही है? अगर इतना बड़ा अंडा देने वाली मुर्गी को बेचा जाए तब तो और भी फायदा हो सकता है। घर पहुंचकर किशोर को फिर से वही एक और बड़ा अंडा मिलता है। वो उसे उठाता है और जोर जोर से मुर्गियों से एक बात पूछने लगता है। बताओ मुझे, ये विशाल अंडा किस मुर्गी का था? तुम में से जिसने भी ये अंडा दिया है, मेरे पास आओ, वरना मैं इन अंडों को फेंक दूंगा। यह सुनकर मुर्गी किशोर के पास भागती हुई आई। ये अंडा तो मैंने दिया है। किशोर मुर्गी को देख खुश हुआ और अगले दिन जाकर बाजार में जोर जोर से चिल्लाने लगा। भाइयों और बहनों, ये है वो मेरी चमत्कारी मुर्गी जिसने इतना विशाल अंडा दिया है।
आओ आओ आओ, इसे खरीद ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। किसी ने भी किशोर की बात का यकीन नहीं किया। मुर्गी भी समझ गई कि किशोर अब लालची बन चुका है और वो लालच के चक्रव्यूह में फंस चुका है। उसने किशोर से बचकर अपने पंख फैलाए और जंगल की तरफ भाग गई। और अब किशोर के लालच के कारण ना मुर्गी बची और ना ही अंडा। एक गांव में किशन नाम का एक किसान अपनी माँ के साथ रहता था। वो गांव के जमींदार की जमीन पर खेती का काम करके अपना और अपनी माँ का गुजर बसर किया करता था। किशन बहुत ही मेहनती था, लेकिन वो बहुत ही बेवकूफ़ भी था और उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकतों की वजह से लोग उस पर हंसा करते थे। एक दिन जमींदार ने किशन से कहा, अरे भाई किशन, जरा नए आम के पेड़ से आम तो लाकर खिलाना। मैंने कल देखा था उस पेड़ के आम पक गए हैं। अभी लाया मालिक, अभी लाया। किशन आम के पेड़ से आम लाकर जमींदार को खाने के लिए भेंट करता है, लेकिन आम खाते ही जमींदार किशन से कहता है, अच्छे, अरे कृष्णा, ये आम इतने कड़वे क्यों हैं? मालिक, मैंने आम लगाते हुए आम की गुठली के बीच में नीम के बीज भी डाल दिए थे ताकि आम और भी गुणी हो जाएं। कृष्णा की यह बात सुनकर जमींदार अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। एक दिन जमींदार कृष्णा को एक नया मिनी ट्रैक्टर देते हुए कहते हैं, कृष्णा, अब ये ट्रैक्टर तुम्हारा है। अब इस ट्रैक्टर से खेतों में काम करना और इसे संभाल कर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कृष्णा ट्रैक्टर लेकर अपने घर चला जाता है, लेकिन रात को जब वो ट्रैक्टर बाहर खड़ा करके सो रहा था तभी कुछ शरारती बच्चे उसके ट्रैक्टर के टायरों की हवा निकाल देते हैं। अगले दिन सुबह कृष्णा की माँ उससे कहती है, हाय राम, अरे अरे कृष्णा, ये देख, तेरे ट्रैक्टर का लोगों ने क्या हाल किया है। तू सोया ही रहेगा क्या? कृष्णा बाहर आकर ट्रैक्टर की हालत देखता है तो परेशान हो जाता है और बड़ी मेहनत से एक एक करके सारे टायर खोलकर उनमें दोबारा से हवा भरवाता है और उन्हें दोबारा ट्रैक्टर में फिट कर देता है। सारा दिन काम करने के बाद कृष्णा रात को ट्रैक्टर फिर घर के बाहर खड़ा कर देता है और पूरी रात घर की खिड़की पर बैठ के उसकी चौकीदारी करता है ताकि कोई ट्रैक्टर को खराब ना कर दे। ये देखकर कृष्णा की माँ उससे कहती है। माँ की बात सुनकर कृष्णा कहता है, लेकिन माँ, अगर किसी ने बांस में आग लगा दी तो? अरे बेवकूफ, अगर इतना ही डर है तो ट्रैक्टर में जाकर क्यों नहीं रहता? माँ की बात सुनकर कृष्णा को एक आइडिया आता है और वो अगले ही दिन एक छोटा सा तिरपाल लेकर अपने मिनी ट्रैक्टर में एक मिनी घर बना लेता है और उसी में रहने लगता है। अब कृष्णा ट्रैक्टर में ही खाता है, पीता है और काम करने के बाद उसी में सो जाता है। सभी लोग उसे समझाते हैं कि कृष्णा घर के आसपास एक चार दीवारी बना ले और उसमें ट्रैक्टर खड़ा करो। ऐसे ट्रैक्टर में घर बनाकर सोने में खतरा है, लेकिन कृष्णा किसी की बात नहीं सुनता और वो अपने ट्रैक्टर में बनाए मिनी घर में ही रहने लगता है। एक दिन कृष्णा दिन में सारा काम खत्म करके जब रात को अपने मिनी ट्रैक्टर घर में सो रहा था तभी जोर की आंधी आती है और उसका तिरपाल उड़ जाता है। कृष्णा को सारी रात ठंड में ही बाहर काटनी पड़ती है। अगले दिन सुबह सभी गांव वाले जब उसके मिनी ट्रैक्टर घर की हालत देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर हंसने लगते हैं और कृष्णा एक बार फिर अपनी बेवकूफ़ी के कारण सभी की हंसी का पात्र बन जाता है और उसे आखिरकार अपने घर के चारों ओर एक चार दीवारी बनाकर ट्रैक्टर उसके अंदर रखना पड़ता है। तब उसकी माँ उससे कहती है, अगर पहले ही मेरी बात मान ली होती तो इस तरह लोगों की हंसी का पात्र न बनना पड़ता। माँ की बात सुनकर कृष्णा कहता है, हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो, मैं समझदारी से ही काम लिया करूँगा। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। वो अकेले ही अपनी जमीन पर थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करके और सब्जियां गांव के बाजार में बेचकर अपना गुजारा कर लिया करती थी। एक दिन जब वो सब्जियां बेचकर वापस आई तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कौवा घायल पड़ा हुआ है। अरे अरे अरे, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ कैसे गिरे? तुम्हें चोट कैसे लगी? ऐसा कहते हुए बुढ़िया ने एक कौवे को उठा लिया और अपने घर के अंदर ले गई। उसने कौवे की चोट पर मरहम लगाया, उसे खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी दिया। पानी पीकर उसे होश आ गया और कौवे ने अपनी चोंच हिलाकर बुढ़िया का धन्यवाद किया। तब बुढ़िया ने उससे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी और तुम फिर से उड़ने लगोगे। बुढ़िया ने कौवे की 3-4 दिन तक खूब सेवा की। एक दिन जब वो बुढ़िया सुबह सुबह उठी तो उसने देखा कि कौवा उसके घर में ही नहीं है। अरे कौवा कहाँ गया?
उसे कोई बिल्ली तो नहीं ले गई? तभी बुढ़िया को अपने आंगन के पेड़ से काए काए की आवाज सुनाई दी। बुढ़िया ने देखा तो कौवा बिल्कुल ठीक हो गया था और पेड़ पर बैठा काए काए कर रहा था। अच्छा, तो तुम ठीक हो गए हो। ठीक है, अब तुम आजाद हो, कहीं भी उड़कर जा सकते हो। जब बुढ़िया ने ऐसा कहा तो कौवा उड़कर उसके सामने बैठ गया और कहने लगा, नहीं नहीं अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा। अरे क्या तू बोल सकता है? हाँ अम्मा, मैं बोल सकता हूँ। अब कौवा बुढ़िया के पास ही रहने लगा। एक दिन जब सुबह सुबह कौवा बाहर से उड़कर आया तो उसने देखा कि बुढ़िया अंदर बीमार पड़ी है। उसे बहुत तेज बुखार था और वो बुखार में दर्द के मारे कराह रही थी। कौवे ने अपनी चोंच से बुढ़िया को पानी पिलाया। पानी पीते ही बुढ़िया की आंखें खुल जाती हैं और तब कौवा कहता है, आप फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। और कौवा उड़ता हुआ सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कौवे को देखा और कहा, अरे ये कौवा कहाँ से आ गया? उड़ाओ इसे यहाँ से। लेकिन कौवे ने झट से डॉक्टर की घड़ी उठाई और उसे लेकर उड़ने लगा। घड़ी काफी कीमती थी। डॉक्टर और उसके कर्मचारी भी पकड़ो पकड़ो कहते हुए कौवे का पीछा करने लगे और भागने लगे। कौवा उड़ते उड़ते सीधा बुढ़िया की झोपड़ी के पास गया और अंदर आ जाता है। जब डॉक्टर और उसके कर्मचारी झोपड़ी के अंदर गए तो बुढ़िया को बीमार देखकर सारी बात उनकी समझ में आ गई। अच्छा, तो कौवे महाराज ये बात है, हमें यहाँ बुलाना चाहते थे आप? डॉक्टर के ऐसा कहते ही कौवा वो घड़ी डॉक्टर के सामने फेंक देता है। डॉक्टर ने बुढ़िया को देखा और उसे अपने साथ अस्पताल ले गया। उसका वहाँ अच्छे से इलाज हुआ। कुछ ही दिनों में अच्छा इलाज मिलने के कारण बुढ़िया बिल्कुल ठीक हो गई। आज तुम्हारे कारण ही मैं जिंदा हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा कहते ही बुढ़िया ने कौवे के माथे को अपने हाथों से सहलाया। जैसे ही बुढ़िया ने कौवे को सहलाया वो एक जवान आदमी में बदल गया। यह देखकर वो बुढ़िया हैरान रह गई। अम्मा, मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था और कौवे में बदल डाला था और कहा था कि मेरे द्वारा एक भला काम होने पर जब कोई मेरे सर को सहलाएगा तो मैं अपनी असली रूप में आ जाऊंगा। आज से तुम ही मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा। और इस तरह बुढ़िया अकेली नहीं थी, उसके पास एक बेटा था और जादुई कौवे को श्राप से मुक्ति मिल गई थी और वो बुढ़िया के साथ साथ अब आगे के लिए हमेशा खुश रहने लगा था। सुनहरे बांस का हैंडपंप। रामू डूंगरपुर गांव में अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। रामू बहुत अच्छा कारीगर था। वो पास के जंगल से बांस काट कर लाता और अपनी पत्नी कमला के साथ मिलकर बांस की बड़ी ही खूबसूरत चीजें बनाया करता था, जैसे कि बांस के खिलौने, बांस का फर्नीचर, बांस की कुर्सियां, और उन्हें पास के शहर में जाकर दुकान में बेच दिया करता था। उसके बनाए बांस के खिलौने और फर्नीचर की सभी तारीफ किया करते थे। अरे आओ फिर रामू, आज क्या लाए हो? सेठ जी, आज मैं बांस की कुर्सियां और मेज लाया हूँ। अरे भाई, तुम्हारा वो बांस का बना हुआ सोफा बहुत चल रहा है आजकल मार्केट में, अगली बार तुम सोफा बना कर लाना, बहुत डिमांड है उसकी। ठीक है सेठ जी। वो सेठ जी कुछ पैसे, हाँ, तुम पैसों की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बैंक में डाल दूंगा, और ये लो कुछ पैसे रख लो खर्चे पानी के लिए। अरे कमला, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए शहर से क्या लाया हूँ, ये नई साड़ी, ये गहने। अजी, आज क्या हमारी लॉटरी लगी है? अरे नहीं कमला, लॉटरी नहीं, आज सेठ जी ने इनाम दिया है हमें। मैं कहती हूँ कुछ पैसे बुरे वक्त के लिए भी बचा कर रखो जी। हाँ, ठीक है कमला, मैं बचा रहा हूँ, लेकिन अभी तो तुम्हें मिठाई खाओ और नई साड़ी पहनो। रामू और कमला बहुत खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अचानक फैली महामारी के कारण दुकानें बंद होने लगी, बाजार बंद होने लगे और लोगों ने खरीदारी करना कम कर दिया। इसकी वजह से रामू और उसकी बीवी का काम भी कम हो गया। वे दोनों भी अपने गांव में ही बंद कर रह गए और धीरे धीरे उनकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। एक दिन जब दोनों पति पत्नी अपने आंगन में बैठे हुए थे, तभी उन्हें बाहर लोगों के लड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। रामू ने जब बाहर जाकर देखा तो पानी के हैंडपंप के पास कुछ लोग झगड़ रहे थे। वे लोग गांव के सरपंच से शिकायत कर रहे थे। सरपंच जी देखिए, फिर से पानी गंदा आने लगा, ऐसा कब तक चलेगा? हाँ सरपंच जी, कुछ कीजिए। शांत हो जाओ भाइयों, मैं इस समस्या का कोई उपाय ढूंढता हूँ।
रामू ने जब बाहर जाकर बात जाननी चाही तो उसे पता चला कि गांव के जितने भी हैंडपंप हैं उनकी सारी पाइपें गल चुकी हैं और सभी में गंदा पानी आ रहा है। और सरपंच ने बताया कि वे पानी की पाइपें बदल बदल कर परेशान हो चुके हैं। कुछ ही समय में लोहे की पाइपें जंग लगकर गल जाती हैं। सरपंच की बात सुनकर रामू को एक आइडिया आया और रामू ने गांव वालों के आगे बांस का हैंडपंप बनाने का प्रस्ताव रखा और उसमें पाइपें भी बांस की लगाने के लिए कहा। गांव वालों को रामू का आइडिया पसंद आया और रामू ने एक पानी का हैंडपंप पूरा बांस का तैयार किया और उसमें पाइपें भी बांस की लगाई। और जब लोगों ने उस हैंडपंप से पानी खींचकर पिया तो पानी बहुत ही मीठा आने लगा, क्योंकि वो बांस था, उसमें जंग भी नहीं लगा। और इस तरह रामू का बांस का हैंडपंप बनाने का आइडिया फेमस हो गया। अब उनके गांव में ही नहीं, आसपास के गांव वाले भी बांस का हैंडपंप बनाने लगे और रामू ने मौके में अवसर की तलाश की और उसका काम चल निकला। और इस तरह ये बांस का हैंडपंप रामू के लिए जादुई सुनहरा हैंडपंप साबित हुआ और वे दोनों पति पत्नी फिर से खुशहाली से रहने लगे। 3 सर वाली जादुई मुर्गी। गोपी और उसकी पत्नी मुर्गियां पाला करते थे। उन्हें पालते, उनके अंडों को गांव-गांव, शहर-शहर जाकर बेच दिया करते थे। गोपी का एक बेटा था, चंदा। चंदा बहुत प्यारा था और उसे हर समय मुर्गियों के साथ खेलने में बहुत मजा आता था। धीरे धीरे अंडों के कारोबार के साथ साथ उसके पिता ने मुर्गियों को बेचना भी शुरू कर दिया। इस बात से अब चंदा बहुत खामोश और निराश रहने लगा। एक दिन उसने सोचा, ये सब मेरे दोस्त हैं, इस तरह से तो सभी मुर्गियां एक एक करके मुझसे दूर हो जाएंगी। मैं कैसे रहूंगा? मुझे माँ से बात करनी चाहिए। चंदा अपनी माँ के पास जाता है और अपने दिल की बात कहता है। उसकी माँ उसे समझाती है, अरे मेरे लल्ला, कैसी बातें करता है? अरे हमारा तो व्यापार ही ये है, अंडे बेचना, मुर्गियाँ बेचना। अब अगर यही बंद कर देंगे तो घर कैसे चलेगा? और तुझे तो बड़ा अफसर बनना है। जब तू बड़ा होके बहुत ही बड़ा अफसर बन जाएगा ना, तब देखना ये सारे काम हम बंद कर देंगे। हाँ, चल जा, अपना दूध पी और सो जा। अपनी माँ की बात से चंदा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। वो रात में उठता है और एक मुर्गी का ढांचा बनाता है। 2 सर बनाकर एक अपनी पसंदीदा मुर्गी के सर के अगल बगल लगा देता है और अगले दिन शोर मचाकर कहता है, अरे माँ देखो देखो, ये तो 3 सर वाली मुर्गी है, लगता है जादुई है। अब हम इसे नहीं बेचेंगे, अब मैं इसके साथ खेलूंगा। गत्ते के बने हुए टूटे फूटे सरों को देखकर चंदा के माता पिता समझ जाते हैं कि चंदा उनके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। लेकिन उसका दिल रखने के लिए उसकी माँ अपने पति को इशारा करके कहती है, सुनो जी, मैं समझ गई हूँ, ये इतना बड़ा नाटक इसीलिए कर रहा है कि कम से कम एक मुर्गी दोस्त इसकी बच जाए। अपने बच्चे के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। आप भी यही दिखावा करो कि ये सच की मुर्गी है जिसके 3 सर हैं और आप इसे नहीं बेचोगे। वादा करोगे ना? हाँ हाँ ठीक है, अपने बच्चे के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। दोनों पति पत्नी इस तरह का दिखावा करते हैं कि जैसे वो जानते हैं कि मुर्गी सच में 3 सर की है और जादुई है, लेकिन फिर भी वो उससे डरते हैं और उसे अपने घर से बाहर जाने ही नहीं देते। और इस तरह अब चंदा अपनी प्यारी मुर्गी दोस्त के साथ हमेशा के लिए खुश रहता है। देखा मुर्गी, मैंने तेरी जान बचाई। थोड़ा झूठ बोलना पड़ा, पर क्या करूं, दोस्ती के लिए ये बहुत जरूरी है ना। चतुर भाई। राम और श्याम की शादी हो चुकी थी। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे, लेकिन आए दिन उनकी पत्नियां आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा करती थी। हाँ, मेरा पति बड़ा है, घर का मुखिया वही है। देखो दीदी, बहुत हुआ, ये इस तरह से रोब मारना बंद करो। हम छोटे हैं तो क्या हुआ, बराबर की कमाई करता है मेरा पति। इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, समझ गई? और अगर मुझे ज्यादा परेशान किया तो पुलिस बुला लूंगी।
इस तरह की लड़ाइयाँ हर रोज होती रहती थीं। अब दोनों भाइयों में भी मनमुटाव रहने लगा। तो एक दिन राम सरपंच के पास जाता है और सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मेरे घर का माहौल दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। हम दोनों की पत्नी आपस में खुशी खुशी रहने को तैयार ही नहीं। हम दोनों भाई साथ रहना तो चाहते हैं, मगर आप समझ रहे हैं ना। सरपंच अगले ही दिन उसके भाई श्याम से मिलता है और पूछता है, क्यों भाई श्याम, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? कल मेरी मुलाकात राम से हुई, वो काफी परेशान था, तुम क्या कहते हो? अरे अरे, वो राम की बातों में मत आइए आप। बहुत चालाक है मेरा बड़ा भाई। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बता रहा हूँ, वो बहुत कमीना है। उसके मन में लोभ है, ईर्ष्या है। सरपंच समझ जाता है कि दोनों भाई एक साथ रहना नहीं चाहते और छोटा भाई बहुत ज्यादा चतुर भी है। सरपंच उनके घर जाता है और उनके घर का बंटवारा कर देता है, लेकिन उनके घर में बस एक ही गाय थी। सरपंच को समझ नहीं आता कि वो एक गाय का बंटवारा कैसे करे। इतने में श्याम बोलता है, अरे सरपंच जी, इसमें क्या बड़ी बात है? एक ही घर की बात है ना। आगे का हिस्सा बड़े भैया का और पीछे का हिस्सा मेरा। बोलिए, ठीक है ना? चतुर भाई के ऐसा कहने पर राम हामी भर देता है। श्याम गैया का दूध निकालता है और दूध, घी और दही खाता है। यह देखकर राम हैरान रह जाता है। राम को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन राम समझ नहीं पाता कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि वो अपने भाई को सबक सिखा सके। राम की पत्नी बहुत समझदार थी। अगले दिन वो गाय को चारा ही नहीं डालती। शाम हो जाती है। उसकी देवरानी बहुत देर तक दूध निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दूध ही नहीं देती है गाय। हाय राम, आज तो गैया दूध ही नहीं दे रही। अजी सुनते हो? क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? आज तो गैया ने दूध ही नहीं दिया। लगता है बड़ी भाभी गैया को कुछ खिलाती नहीं। आगे का हिस्सा तो उनका है ना। तभी जेठानी बाहर आती है और देवरानी से कहती है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इतनी चतुराई तुमने उस दिन दिखाई कि पिछला हिस्सा हमें दे दो। तो याद रखो, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक इसे मैं चारा देने वाली नहीं। तो फिर दूध कहाँ से देगी? अब श्याम और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोनों जेठानी और राम से माफी मांगते हैं और इस तरह प्यार मोहब्बत के साथ एक बार फिर राम और श्याम की पत्नियां गले लग जाती हैं। राम और श्याम भी गले लग जाते हैं और फिर से एक बार सभी परिवार वाले एक साथ रहने लगते हैं। बैल और ट्रैक्टर की रस्साकशी। चांदपुर गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने नाम की तरह ही बहुत ही भोला था और सारा दिन गांव में घूमता रहता था। अरे भोलू, कहाँ जा रहा है भाई? काका, मैं गांव के मंदिर जा रहा हूँ। आज वहाँ पर भंडारा है ना, अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद मिलेगा। हाँ हाँ, जा भाई, तेरे बिना गए तो भंडारा कैसे पूरा होगा। और भोलू हंसते हुए वहाँ से गांव के मंदिर चला जाता है। मंदिर में पहुँचते ही भोलू की नज़र मंदिर के बाहर बनी नंदी बैल की मूर्ति पर पड़ती है और वो उस मूर्ति के साथ खेलने लगता है। वो खेल खेल में उस मूर्ति के ऊपर बैठ जाता है और उसके सींग पकड़कर बोलने लगता है, अरे अरे, कब से बैठे हो? चलो चलो, उठो 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 ना। तभी मंदिर के पंडित जी बाहर आकर भोलू से कहते हैं, अरे बेटा भोलू, ये तुम क्या कर रहे हो? ये पत्थर के नंदी बैल हैं, ये उठेंगे नहीं। चलो जाओ बेटा, कहीं और जाकर खेलो। पंडित जी की बात सुनकर भोलू बड़ी मासूमियत से कहता है, नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है पंडित जी, ये नंदी महाराज एक दिन जरूर उठकर चलेंगे, मेरी बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अब तो ये मेरे दोस्त बन चुके हैं ना। अच्छा बेटा, जैसी प्रभु इच्छा। तुम खेलना चाहते हो तो खेलते रहो। और भोलू वहाँ पर रोज आकर उन नंदी बैल से खेलता रहता है और गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन जब भोलू नंदी बैल से खेल रहा था, तभी वहाँ पर विजय नाम का एक लड़का अपना ट्रैक्टर लेकर आता है। वे सभी भोलू का मजाक उड़ाने लगते हैं। पगला भोलू, देखो तो क्या कर रहा है। हाँ हाँ, देखो तो कैसे पत्थर से खेल रहा है। अरे ये तो पागल है, चलो चलो हम लोग ट्रैक्टर की सैर करते हैं। बच्चों को अपना मजाक उड़ाता देखकर भोलू उन बच्चों से कहता है,
देख लेना, मेरे नंदी महाराज इस ट्रैक्टर को निकाल कर भगा देंगे। अच्छा, तुम्हारे नंदी बैल उठेंगे, मेरे ट्रैक्टर से रस्साकशी करेंगे। ठीक है भोलू, तो 2 दिन बाद अपने नंदी बैल को लेकर गांव के बाहर मैदान में आ जाना। वहीं पर फैसला हो जाएगा कौन जीतता है, मेरा ट्रैक्टर या तुम्हारे नंदी बैल। और सभी बच्चे हंसते हुए वहां से ट्रैक्टर पर चले जाते हैं। बच्चों के जाने के बाद भोलू रोने लगता है और वो नंदी बैल से कहता है, नंदी महाराज उठो ना, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, आप आएंगे। और ऐसा कहकर भोलू रोता हुआ अपने घर चला जाता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और भोलू मंदिर नहीं जाता है। लेकिन 2 दिन बाद वो गांव के मैदान में जाता है। वहाँ वो देखता है कि विजय ट्रैक्टर लेकर उसका इंतजार कर रहा था। भोलू को अकेला देखकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक बहुत तगड़ा बैल आ जाता है। लेकिन वो बैल चुपचाप भोलू के पास आकर खड़ा हो जाता है और बड़े ही प्यार से गर्दन हिलाने लगता है। भोलू उसको प्यार करता है और उसे नमस्कार करते हुए कहता है, अरे अरे, मेरे नंदी महाराज आ गए। आओ महाराज आओ, इस ट्रैक्टर को निकालो और फेंक दो बाहर। देखो मेरे नंदी महाराज आ गए, मैंने कहा था ना। माँ, तुमने देखा ना? देखो देखो, सब लोग देखो। भोलू के ऐसा कहते ही बैल हुंकार भरकर आगे बढ़ता है और ट्रैक्टर को खींचता हुआ दूर ले जाता है। ये हम जीत गए, जय भोलेनाथ। इसीलिए कहते हैं कि भगवान भक्त के वश में होते हैं। चंदन एक बहुत अच्छा लड़का था। वो अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहा करता था। शहर में वो पढ़ने के लिए जाया करता था। अचानक उसके पिता का स्वर्गवास हो जाता है और उसकी पढ़ाई छूट जाती है। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ, अब हम क्या करेंगे? बेटा, अब तुझे अपने पिता की जगह खेती करनी होगी। हमारी इतनी जमीन है, उसका कुछ तो करना होगा, नहीं तो गुजारा कैसे चलेगा मेरे बेटे। और रही बात पढ़ाई की, वो तो तुझे अब शाम के वक्त ही करनी होगी। स्कूल जाना अब लगातार मुश्किल होगा बेटा। कोई बात नहीं माँ, तुम परेशान मत हो। जानती हो माँ, बहुत दिनों से शहर नहीं गया। वहाँ पर हम बहुत ज्यादा टॉफी और चॉकलेट खाते थे। पिताजी कभी कभी मुझे पैसे दिया करते थे, मैं उन्हीं से खरीद कर खाता था। गांव में तो ये सब चीजें मिलती ही नहीं। बेटा, ये सारी चीजें तो गांव में नहीं मिलने वाली, ये तो बस शहर में मिलती हैं। हाँ माँ, तुमने ठीक कहा। चंदन अपने पिता के खेत में जाके काम करने लगता है। एक दिन वो बहुत उदास खेतों के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है, ओहो, पिताजी क्या ये अनाज की खेती करते थे? अनाज की कमी तो गांव में है ही नहीं, हर किसी के पास अनाज है। मुझे तो ऐसा कुछ चाहिए कि मेरे खेतों में चॉकलेट, टॉफी, लॉलीपॉप, ये सब की खेती हो और मेरे गांव के दोस्तों को मैं ये सब खिला सकूं। अभी चंदन ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक से ऊपर बैठी एक चिड़िया 2-4 दाने उसकी झोली में गिरा देती है। तुम कौन हो? मैं हूँ जादुई चिड़िया कोमल। तुम्हारे पिता ने मुझे बरसों तक खाना खिलाया है। आज आशीर्वाद के तौर पर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। ये जादुई बीज हैं, इन्हें लगाओगे तो जो चाहोगे उसकी खेती होगी। सच? बहुत बड़ी बात कर दी तुमने, मेरा तो दिल खुश कर दिया। चंदन सभी खेतों में अनाज बोता है, लेकिन एक प्यारे से बड़े से खेत में वो सिर्फ और सिर्फ वही बीज बोता है जो उसे जादुई चिड़िया ने दिए थे और मन ही मन कामना करता है, बस मैं यही चाहता हूँ कि इस खेत में चॉकलेट की खेती हो। अगले दिन जब चंदन अपने खेतों में वापस लौटा तो उसकी आंखें ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा खेत बिल्कुल चॉकलेट की खेती से भरा पड़ा था। अरे वाह, मजा आ गया। सच में जादुई चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। वो अकेले ही अपनी जमीन पर थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करके और सब्जियां गांव के बाजार में बेचकर
अपना गुजारा कर लिया करती थी। एक दिन जब वो सब्जियां बेचकर वापस आई तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कौवा घायल पड़ा हुआ है। अरे अरे अरे, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ कैसे गिरे? तुम्हें चोट कैसे लगी? ऐसा कहते हुए बुढ़िया ने एक कौवे को उठा लिया और अपने घर के अंदर ले गई। उसने कौवे की चोट पर मरहम लगाया, उसे खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी दिया। पानी पीकर उसे होश आ गया और कौवे ने अपनी चोंच हिलाकर बुढ़िया का धन्यवाद किया। तब बुढ़िया ने उससे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी और तुम फिर से उड़ने लगोगे। बुढ़िया ने कौवे की 3-4 दिन तक खूब सेवा की। एक दिन जब वो बुढ़िया सुबह सुबह उठी तो उसने देखा कि कौवा उसके घर में ही नहीं है। अरे कौवा कहाँ गया? उसे कोई बिल्ली तो नहीं ले गई? तभी बुढ़िया को अपने आंगन के पेड़ से काए काए की आवाज सुनाई दी। बुढ़िया ने देखा तो कौवा बिल्कुल ठीक हो गया था और पेड़ पर बैठा काए काए कर रहा था। अच्छा, तो तुम ठीक हो गए हो, ठीक है, अब तुम आजाद हो, कहीं भी उड़कर जा सकते हो। जब बुढ़िया ने ऐसा कहा तो कौवा उड़कर उसके सामने बैठ गया और कहने लगा, नहीं नहीं अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा। अरे क्या तू बोल सकता है? हाँ अम्मा, मैं बोल सकता हूँ। अब कौवा बुढ़िया के पास ही रहने लगा। एक दिन जब सुबह सुबह कौवा बाहर से उड़कर आया तो उसने देखा कि बुढ़िया अंदर बीमार पड़ी है। उसे बहुत तेज बुखार था और वो बुखार में दर्द के मारे कराह रही थी। कौवे ने अपनी चोंच से बुढ़िया को पानी पिलाया। पानी पीते ही बुढ़िया की आंखें खुल जाती हैं और तब कौवा कहता है, आप फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। और कौवा उड़ता हुआ सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कौवे को देखा और कहा, अरे ये कौवा कहाँ से आ गया? उड़ाओ इसे यहाँ से। लेकिन कौवे ने झट से डॉक्टर की घड़ी उठाई और उसे लेकर उड़ने लगा। घड़ी काफी कीमती थी। डॉक्टर और उसके कर्मचारी भी पकड़ो पकड़ो कहते हुए कौवे का पीछा करने लगे और भागने लगे। कौवा उड़ते उड़ते सीधा बुढ़िया की झोपड़ी के पास गया और अंदर आ जाता है। जब डॉक्टर और उसके कर्मचारी झोपड़ी के अंदर गए तो बुढ़िया को बीमार देखकर सारी बात उनकी समझ में आ गई। अच्छा, तो कौवे महाराज ये बात है, हमें यहाँ बुलाना चाहते थे आप? डॉक्टर के ऐसा कहते ही कौवा वो घड़ी डॉक्टर के सामने फेंक देता है। डॉक्टर ने बुढ़िया को देखा और उसे अपने साथ अस्पताल ले गया। उसका वहाँ अच्छे से इलाज हुआ। कुछ ही दिनों में अच्छा इलाज मिलने के कारण बुढ़िया बिल्कुल ठीक हो गई। आज तुम्हारे कारण ही मैं जिंदा हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा कहते ही बुढ़िया ने कौवे के माथे को अपने हाथों से सहलाया। जैसे ही बुढ़िया ने कौवे को सहलाया वो एक जवान आदमी में बदल गया। यह देखकर वो बुढ़िया हैरान रह गई। अम्मा, मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था और कौवे में बदल डाला था और कहा था कि मेरे द्वारा एक भला काम होने पर जब कोई मेरे सर को सहलाएगा तो मैं अपनी असली रूप में आ जाऊंगा। आज से तुम ही मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा। और इस तरह बुढ़िया अकेली नहीं थी, उसके पास एक बेटा था और जादुई कौवे को श्राप से मुक्ति मिल गई थी और वो बुढ़िया के साथ साथ अब आगे के लिए हमेशा खुश रहने लगा था। डायनासोर का अंडा। एक दिन गांव में बहुत सुंदर मेला लगता है। तरह तरह के झूले, बहुत रंग बिरंगी दुकानें, कपड़े, सब कुछ मेले में मिल रहा था। एक बड़ी ही सुंदर लड़की अपनी दुकान के बाहर जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को अपनी बातों से आकर्षित कर रही थी। वो कह रही थी, आ जाओ, डायनासोर का सोने का अंडा देखो। देखने के लिए सिर्फ 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए में सोने का अंडा। डायनासोर के सोने का अंडा देखो और 5 रुपए में मजे ले जाओ। उस लड़की की बातें सुनकर मेले में आया हर कोई इंसान उस सोने के अंडे को देखना चाहता था। लोगों की लाइन लग गई थी। हर कोई उस अंडे को देखकर बहुत हैरान था। आइए, क्यों, कैसा लगा अंडा? मजा आया ना? आते जाओ, 5 रुपए, 5 रुपए। हर जगह वो लड़की बहुत मशहूर हो गई थी। दूर दूर से, गांव से लोग उस मेले में सिर्फ इसीलिए आ रहे थे क्योंकि वो लड़की डायनासोर का सोने का अंडा दिखा रही थी। तभी एक अध्यापिका ने, जो मेला घूमने आई थी, उसने उस बच्ची से पूछ लिया, अरे बेटा,
डायनासोर की प्रजाति तो लुप्त हो चुकी है, तुम्हारे पास डायनासोर का अंडा कैसे आया, और वो भी सोने का? और अगर ये सच में सोने का है बेटी, तो तुम उसे बेचकर अपने दिन क्यों नहीं बदल लेती हो? इस तरह गांव-गांव जाकर मेलों में ये अंडा क्यों दिखाना? अध्यापिका की बात सुनकर पिंकी नाम की वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है। टीचर जी, धीरे बोलिए, आप जरा मेरी बात सुनिए। हाँ हाँ, बताओ। दुकान के पीछे ले जाकर पिंकी अध्यापिका से कहती है, वो क्या है ना, हम बहुत गरीब हैं और आप तो जानती हैं, लोग तो झट से मूर्ख बन जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर ये मिट्टी का अंडा बनाकर मैंने उसे सुनहरे रंग में रंग दिया है और हर किसी को यही कह रही हूँ कि डायनासोर का है। अब आप देख ही रही हैं, हर कोई इस बात को मान रहा है और इस बहाने मेरे घर में खाना पीना यानी आमदनी हो रही है। ये बात सुनकर अध्यापिका पिंकी को समझाती है, बेटा ये गलत बात है, तुम झूठ बोल रही हो, लोगों को धोखा दे रही हो। मैं मानती हूँ कि तुम गरीब हो, मगर ये तरीका बिल्कुल गलत है और अगर गरीबी है तो मजदूरी कर सकते हैं, मगर झूठ बोल के कमाया हुआ धन बहुत गलत है और ये तुम्हारी पहली शिक्षा है जो मैं तुम्हें देती हूँ। पिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी माँ से कहकर मजदूरी करना शुरू कर देती है, छोटा मोटा काम करती है और सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ने लगती है और अध्यापिका को कहती है, अब मैं मेले में नहीं जाती हूँ, अब मैं स्कूल जाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और मजदूरी करके माँ बाप की मदद भी करती हूँ। बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा।